अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी उपज के लिए करें गाजर की उन्नत तकनीक से बुआई। सीताफल की बागवानी करना है लाभकारी। हमारे प्रदेश के जिन किसानों के खेत खाली हैं और वो कम समय में अच्छी आय कमाना चाहते हैं तो वे इस समय गाजर की खेती कर सकते हैं, लेकिन भरपूर उपज लेने के लिए इसकी बुआई वैज्ञानिक तकनीक से करनी होगी। तो कौन कौन सी है गाजर की उन्नत किस्में और किस तरह से करें बुआई, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी फसल है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर देना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी का आप प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खरीफ फसल में करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहाँ तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटस, पूसा यमदाग्नि, चेंटने आदि हैं। इनकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केशर, पूसा वृष्टि प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें।
किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेढ़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो सकती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कोटा के थेगड़ा नहर में नहाते समय एक युवक डूब गया और उसकी मौत हो गई। गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। बिसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है। बांध का कुल जलभराव 313.98 मीटर पहुंचा। त्रिवेणी नदी पर चल रही है ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। शरीफा एक मीठा व स्वादिष्ट फल है। इसे सीताफल भी कहा जाता है। अभी इसके नए बाग लगाने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी शरीफा के नए बाग लगाने जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार से। शरीफा सर्दियों में मिलने वाला फल है, जिसको शरीफा, सीताफल, शुगर एप्पल या कस्टर्ड एप्पल के नाम से जाना जाता है। शरीफा की खेती व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। यूं तो सीताफल की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उत्तम मानी जाती है, लेकिन शुष्क जलवायु में भी इसकी खेती की जा सकती है। अधिक ठंड इस फसल के लिए हानिकारक होती है। शरीफा बहुतायत रूप में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो शरीफा के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसको हम ढालवा में भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंटूर कहते हैं। ढालवा में भी हम लोग शरीफा का पौधा लगाते हैं। दूसरा कि समतल में भी लगाते हैं और वर्गाकार हम लोग लगा सकते हैं। अब है क्या कि जो इसका जो है सो कि इसका उन्नत प्रभेद जो है वो साहेबगंज स्पेशल, बालानगर, रेड सीता और अर्का शहन, ये यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्में हैं। सीताफल की खेती के लिए सबसे उत्तम समय जुलाई, अगस्त या फरवरी, मार्च होता है। इस मौसम में पौधों का विकास अच्छा होता है। शरीफा की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल कर खेत को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें, ताकि उसमें मौजूद पुरानी अवशेषों, खरपतवार और कीट नष्ट हो जाएं। शरीफा के लिए हम लोग जो है तो मई महीना में गड्ढा खूनते हैं, और ये गड्ढा का जो आकार होता है 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, यही गड्ढा का आकार होता है, जिसमें कि पौधा से पौधा की दूरी 5 मीटर रहनी चाहिए और एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति के बीच की दूरी भी 5 मीटर रहनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जून महीना में जो है तो गड्ढा को हम लोग भरते हैं। भरने के समय में ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो है तो 1 किलो चूना, 7 किलो गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, 750 ग्राम SSP, 400 ग्राम MOP और 1 किलो करंज का खल्ली हम लोग उससे गड्ढा को भर देते हैं जून के महीना में।
उसके बाद हम लोग जो है ये पौधा लगाते हैं। सीताफल के पौधे किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या रजिस्टर्ड नर्सरी से ले सकते हैं। सीताफल के पौधे लेते समय ध्यान रखें कि शरीफा के पौधे स्वस्थ होने चाहिए। इसके बाद सभी गड्ढों को दबा दबा कर अच्छी तरह भर दें। पौधों को मिट्टी सहित तैयार गड्ढे में लगा दें। इसके बाद 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, जिससे पौधों की जल्दी और अच्छी स्थापना हो जाए। अब शरीफा जो है ये बीज से भी होता है, बीज से ही ज्यादातर होता है। और हम लोग दूसरा जो है इसका साटा विधि से भी हम लोग जो है सो शरीफा लगाते हैं। और पौधा लगाने के बाद हम लोग देखते हैं कि 3 बरस तक जो है तो उसमें गोबर की खाद जो है वो 10 किलो डालना चाहिए। और उसके करंज का खल्ली जो है सो 1.5 से 2 किलो डालना चाहिए। नाइट्रोजन भी 150 ग्राम पर पौधा, एसएसपी 250 ग्राम पर पौधा और एमओपी जो है वो करीब 150 ग्राम पर पौधा डालना चाहिए। उसके बाद जो पौधा बढ़ता है त्यों हम लोग खाद की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। और जब 10 साल का पौधा हो जाए तो उसमें 20 से 25 किलो हम लोग गोबर का खाद डालते हैं, यूरिया 1 किलो डालते हैं, एसएसपी 1.5 किलो डालते हैं और पोटाश जो है सो आधा किलो डालते हैं। देखिए अभी जो मतलब खरपतवार जब हम लोग लगाते हैं उस टाइम में तो हम लोग खेत का पूरा सफाई निकाय गुड़ाई करते ही हैं। इसलिए अभी इसमें कीड़ा मकोड़ा का माने कि ज्यादा जो है सो शरीफा में नहीं लगता है। और खाद डालने के बाद जो है सो उसको पानी उसमें संचय नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हम लोग एक निकास की नली लगाते हैं, बनाते हैं खेत में, जिसमें पानी जो है सो पौधा के अगल बगल जमा नहीं हो। और एक ड्रेनेज चैनल बनाते हैं। अभी बरसात का समय है इसलिए ड्रेनेज चैनल बनाना बहुत ही आवश्यक है कि जो भी पानी हो वो बह करके जो है सो ड्रेनेज से बाहर निकल जाए। और इसके बाद जो है उसमें बड़ा फल करीब 100 जो है सो शरीफा का फल एक पौधा में लगता है। और हम लोग जो है सो इससे प्रति एकड़ जो है सो 15 से 20 हजार रुपया कमाते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। किस चादर त्रिवेणी नदी से बांध में पानी की आवक धीरे धीरे कम हो रही है। सवाई माधोपुर में जहां पर चौथ का बरवाड़ा इलाके में घर में खड़ी 2 कार जला दी गई। दोनों गाड़ियां लोकगीत गायक मानराज दीवाना की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके के सुरपुरा बांध की डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर तुरंत पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। फिलहाल तीनों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सादुलपुर में एक शख्स ने इस्तगासे के जरिए मारपीट का मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो 6 जुलाई की रात को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान भाई गुलाब की खेती करने लगे हैं, लेकिन वे गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण को सही समय पर उचित तरीके से करेंगे। तो आप इन सब कार्यों को कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आराधना कुमारी।
आज आपको गुलाब की खेती कैसे करनी है, उसको देख रेख उसकी कैसे करनी है, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर खर पतवार आता है तो उसे समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई जरूरी होती है, क्योंकि निदाई गुड़ाई नहीं करने से वो क्या होता है कि खर पतवार जो गुलाब के लिए जो भी आप पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे उसको ले लेंगे और गुलाब की आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। तो समय पे निदाई गुड़ाई करें, संभव हो तो हाथ से करें, नहीं तो मैकेनिकल विधि से, साइकिल विधि से ये करें। खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आजकल प्लास्टिक मल्च का भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खेत में क्या करते हैं कि जो मिट्टी है उसको थोड़ा रेज्ड बेड ऊंचाई पे उठा देते हैं और उसके बाद प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक बिछा देने के कारण होता है कि खरपतवार से जो नुकसान होता है, निदाई गुड़ाई ये सब की समस्या का समाधान हो जाता है। ये आपको नहीं करना पड़ता है। सिंचाई की बात करें तो ड्रिप, स्प्रिंकलर, माइक्रोजेट, बेसिन विधि से सिंचाई करते हैं और चूंकि ये व्यावसायिक फूल है तो इसके उत्पादन के लिए ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर बहुत अच्छा माना जाता है। कम पानी जहाँ है वहाँ भी इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे देखा गया है कि जो उपज आती है बहुत अच्छी आती है, लागत भी कम आता है। तो हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं और ये लाभप्रद होगा। और इसके बाद क्या है कि जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था करें, नहीं तो गुलाब का फूल सड़ सकता है, उसके तने सड़ सकते हैं, जड़ों में पानी लग सकता है। तो निकासी की व्यवस्था करें। अगर निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी, जड़ जहाँ है और शाखा जहाँ शुरू होती है तने, उस पर अच्छी मिट्टी उठा के जमा कर दे ताकि जड़ और तना में मिट्टी पानी ना लगे। गुलाब में कुछ कीटे भी आती हैं जिनके बारे में किसान भाइयों को जागरूक रहना है, जैसे एफिड्स, 2 स्पॉटेड माइट्स, बिटल, जापानी बिटल, थ्रिप्स, रोज स्लग बिटल, नीमेटोड्स, रोज चैफर, ये सब आते हैं, जिसके लिए आप इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े का नाश करने वाले जो होते हैं उनको डालना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक इनका नंबर जो है, संख्या जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर इसकी संख्या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कीड़े मकोड़े की कम रहती है तो आप कोई भी कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं तो इकोनॉमिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। पर अगर उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो आप कीटनाशी का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, गुलाब की फसल में रस चूसक कीट छोटे, गोल, हरे, गहरे हरे या काले रंग के होते हैं, जो पौधे के कोमल भाग, शीर्ष कलियों और फूलों पर गुच्छों में चिपके रहते हैं तथा पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा फूल खराब हो जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, लाल मकड़ी 2 चित्तियों वाला स्पाइडर माइट बहुत ही छोटा या लगभग बिंदु के समान लाल रंग का होता है और पत्तियों के नीचे वाले भाग पर रहता है। यह पत्तियों एवं पौधों के कोमल भागों से रस चूसता है। नई शाखाओं में मकड़ी जाल बनना, कलिकाओं एवं फूलों का नुकसान, जिससे वे रंगहीन हो जाते हैं। पुष्पों का आकार बिगड़ जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए ओमाइड 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। गुलाब में कुछ रोग भी आते हैं, जैसे क्राउन गॉल रॉट, ब्लैक स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्राक्नोज, ग्रे मोल्ड, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब आते हैं। किसान भाइयों, डाईबैक रोग यह एक कवक जनित प्रमुख रोग है। ये पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाता है। सामान्यतः शाखाओं की कटाई के बाद कटे हुए स्थान से आगे बढ़ता है, जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। कवक के अलावा ये रोग उर्वरकों के अनुचित प्रयोग, अधिक सिंचाई, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने से और प्रकाश के अभाव के कारण भी होता है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काटकर अलग कर दें, साथ ही कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगाएं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, भभूतिया रोग ये भी एक कवक जनित रोग है, जो पौधे के सभी भागों पर सफेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है। तनों के साथ ही साथ कलियों पर भी रोग का प्रकोप होने पर फूल नहीं खिलते और पत्तियां झड़ने लगती है। इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए घुलनशील सल्फर 3 ग्राम को 1 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें।
पत्ती धब्बा रोग ये गुलाब की फसल को बरसात के मौसम में अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। पीले भूरे से गहरे रंग के धब्बे पत्तियों और तने पर दिखाई देते हैं। रोगग्रस्त हिस्सा खराब होकर गिर जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त शाखा और पत्तियों को काटकर जला दे। साथ ही 10 से 15 दिन के अंतराल पर मैंकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगी कि कटिंग प्रूनिंग जिसको कहते हैं समय समय पर करते रहें, क्योंकि प्रूनिंग से क्या होता है कि नई शाखाएं निकलती है और उसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ही लाभप्रद आपके लिए सौदा होगा और आप गुलाब की खेती करना चाहेंगे। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आदर्श नगर जिला धौलपुर के कृषक भूपेंद्र कुमार ने। ये जमुनापारी बकरी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश में बकरियों की लगभग 20 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और उस्मानाबादी नस्लें प्रमुख हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं। और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। जमुनापारी बकरी की कीमत 15 से 20 हजार रुपए तक होती है। हालांकि बकरी की कीमत उसके स्वास्थ्य और वजन पर भी निर्भर करती है। बाजार में 40 से 50 किलोग्राम बकरे की कीमत 25 से 30 हजार रुपए तक भी होती है। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की बकरी का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।